नेक्स्ट है आपका बहुत ही प्यारा टॉपिक स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। और ये टॉपिक समझ लेना क्योंकि ये टॉपिक एंड तक काम आएगा, एंड तक। तो ध्यान से कान खोलकर और अपनी क्रश का नोटिफिकेशन स्वाइप करके साइड करके मेरी बात सुनो ध्यान से थोड़ी देर के लिए, फिर उससे बात कर लेना, कोई बात नहीं। तो हम देख रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। एल्कीन मतलब सी डबल बॉन्ड सी। अब स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि ये कंपाउंड जो है कम से कम रिएक्टिव हो, कम से कम रिएक्टिव हो। देखो सीधी सी बात है, अगर कोई कंपाउंड कोई एलिमेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा ना, मतलब कि हर किसी रिएक्शन में जाना चाहेगा, हर किसी रिएक्शन में जाना चाहेगा, तो ऐसे एलिमेंट ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते। अगर स्टेबल होना चाहिए कोई, तो वो रिएक्टिव नहीं होता। हमेशा ध्यान रखो, अगर कोई स्टेबल है तो वो रिएक्टिव नहीं है। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखना कि अगर स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो रिएक्टिव कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिएक्टिव कम होना चाहिए। फिर मैंने आपको दूसरा कंसेप्ट बताया था, है ना? क्या बताया था? एक सेकंड में वापस रिकॉल कराता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए ये है बल्कि ग्रुप्स, और अगर ये पास में होते हैं, या फिर ये हाइड्रोजन भी है, अगर ये पास में होते हैं तो रिपल्शन होती है, और रिपल्शन की वजह से स्टेबिलिटी कम होती है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें स्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए तो उसकी रिएक्टिवनेस कम होनी चाहिए, साथ ही साथ उसमें रिपल्शन भी कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिपल्शन भी कम होना चाहिए। और रिपल्शन को कम करने के लिए, इस धक्का मुक्की को कम करने के लिए इनको दूर दूर रखो। क्या रखो? दूर दूर। ठीक है, ठीक है सर, क्लियर हो गया। स्टेबिलिटी मतलब हमारा रिपल्शन कम हो, ठीक है। और स्टेबिलिटी मतलब वो नॉन रिएक्टिव हो या फिर लेस रिएक्टिव हो तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। सर एनर्जी का भी तो कुछ कंसेप्ट है ना? बिल्कुल, एनर्जी भी कम होनी चाहिए। अगर आपका कंपाउंड स्टेबल है तो उसकी एनर्जी भी कम होती है। तो रिएक्टिवनेस, रिपल्शन, एनर्जी, ये तीनों चीजें कम होगी तो आपका कंपाउंड जो है स्टेबल होगा। क्लियर? चलिए अब देखते हैं कुछ ऐसे फैक्टर जो कि स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। किसको अफेक्ट करते हैं? स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं एल्कीन की। दिस इज एल्कीन। अब हम एल्कीन की बात कर रहे हैं क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, और आपको पता है कि अगर डबल बॉन्ड है तो यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक यहां पर पाई बॉन्ड होगा। एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, पता है ना? हाँ सर पता है। और पाई बॉन्ड जो होता है इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन रिएक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, सी डबल बॉन्ड सी मतलब कि एल्कीन। और अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, और अगर एक पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल अवेलेबल होते हैं। अगर कोई भी रिएक्शन करवानी है तो ये इलेक्ट्रॉन कहते हैं कि हाँ हम रिएक्शन करवा देंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। क्या है? बहुत ज़्यादा है, और जो कि रिएक्शन करवाते हैं। इसीलिए रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस ऑन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इसलिए रिएक्शन होती है। ठीक है सर, अब ये बताओ कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि एल्कीन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। चलिए वन बाय वन क्लियर करेंगे सारे फैक्टर, है ना? इसको पूरा ही क्लियर कर देते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सारे फैक्टर पढ़ेंगे आज हम। सबसे पहला है हमारा सब्स्टिट्यूएंट, या फिर आप बोल लीजिए एल्काइल ग्रुप। दूसरा है हमारा हाइपर कंजुगेशन। क्या है? हाइपर कंजुगेशन। तीसरा है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। फोर्थ है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा? सब्स्टिट्यूट ग्रुप ज्यादा होना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होना चाहिए, एल्काइल ग्रुप ज्यादा होना चाहिए। देखो ध्यान से सुनना, जैसे मान लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है मतलब कि एक तो सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड का मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब ये अच्छा खासा स्टेबल है। पर जैसे मान लीजिए मेरे पास 500 रुपये है, मैं बहुत खुश हूँ मेरे पास 500 रुपये, पर अगर कोई मुझे 10,000 रुपये देगा तो मैं ले लूंगा ना, और स्टेबल हो जाऊंगा मैं। तो माना कि ये स्टेबल है, पर इन्हें और स्टेबल करेंगे, है ना? माना कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से ये स्टेबल होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है तो स्टेबल होता है। पर अभी इसके पास 500 रुपये है ना, इसको 10,000 दे दूंगा तो ये और स्टेबल हो जाएगा, खुश हो जाएगा एकदम, है ना? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम
एल्काइल ग्रुप को या फिर सब्स्टिट्यूएंट को ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक CH3 ऐड कर दिया, यहाँ पर एक CH3 ऐड कर दिया, यहाँ पर एक CH3 ऐड कर दिया और यहाँ पर एक CH3 ऐड कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको ये बात तो क्लियर होगी ना कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा ये स्टेबल होगा। तो हमने यहाँ पर 4 CH3 ग्रुप अटैच कर दिए। ये CH3 क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे, इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे इसकी तरफ। यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुश होके इधर आ रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुश होके इधर आ रहा है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन पुश होके इधर आ रहा है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन पुश होके इधर आ रहा है। तो डबल बॉन्ड की तो बल्ले बल्ले हो गई। डबल बॉन्ड कहता है अरे भाई मजा आ गया। मैंने कहा क्या हुआ, अरे भाई चारों तरफ से मैं ना टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड हूँ, 4 मतलब टेट्रा, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। अच्छा ठीक है, मैं टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड हूँ और चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मेरे को तो मजा आ गया, मैं तो बहुत स्टेबल हो गया। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड होता है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये तीसरा बॉन्ड, ये चौथा बॉन्ड, पांचवा बॉन्ड तो बनाता नहीं है कार्बन। तो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड ही सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। फिर अगर मान लीजिए मैंने यहाँ से एक ये CH3 हटा दिया, तो अब ये कैसा रह गया, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड आएगा, फिर क्या आएगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। फिर मान लीजिए मैंने एक और हटा दिया, तो अब ये कैसा रह गया, डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो फिर यहाँ पर आएगा डाई। फिर मान लीजिए मैंने एक और हटा दिया, तो बेचारा ये कहेगा कि भाई एक जमाना हुआ करता था जो 4 मॉलिक्यूल मुझे इलेक्ट्रॉन देते थे, अब क्या गरीब वाले दिन आ गए कि एक ही मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन देने के लिए बचा हुआ है, मैं सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। और अगर मान लो कि ये भी नहीं रहा, ये भी नहीं रहा, तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में ये रह जाएगा नॉर्मल इथीन। क्या रह जाएगा, ये नॉर्मल इथीन रह जाएगा। समझ में आ रहा है, नॉर्मल इथीन रह गया। तो हमें ये क्लियर हुआ कि जितने ज्यादा CH3 ग्रुप, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप, जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट, उतना ज्यादा ये स्टेबल। क्योंकि जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले उतना ही ज्यादा डबल बॉन्ड स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, फिर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, फिर डाई सब्स्टिट्यूटेड, फिर मोनो सब्स्टिट्यूटेड, फिर नॉर्मल इथीन हो जाएगा। क्लियर, चलिए सर क्लियर हुआ पहला कॉन्सेप्ट, सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होने चाहिए। दूसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका ये बॉन्ड बना हुआ है C डबल बॉन्ड C, पास में लगा हुआ है CH2, ठीक है, या CH या CH2 लगा हुआ है। तो हाइपर कंजुगेशन का मतलब क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, शेयर करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की वजह से, मैं आपको बताता हूं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी स्प्रेड हो जाती है। क्या स्प्रेड हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो गई और वो बड़े एरिया में हो गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। तो आपको इतना याद रखना है, हाइपर कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। क्या होता है, शेयर होता है। और इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेयर हो रहा है तो यहाँ पर जो एरिया है वो बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉन अच्छे से स्प्रेड होगा। और इलेक्ट्रॉन अगर अच्छे से स्प्रेड होगा, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अच्छे से फैले हुए हैं। अगर दूर दूर है, फैले हुए हैं, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर ये अच्छे से स्प्रेड नहीं होते, पास पास हो जाते, तो इनमें रिपल्शन हो जाता। पर ये अच्छे से स्प्रेड है। तो आपको याद रखना है, हाइपर कंजुगेशन में CH ग्रुप जो होता है पास वाला, ये पास वाला CH ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, जिससे यहाँ पर आप स्प्रेड कर सकते हैं इसको प्रॉपरली, और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, स्टेबल होगा। तो हाइपर कंजुगेशन में बात तो वही है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, पर आपको बोलना है कि शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, तो सीधी सी बात है, एक कर रहा है तो मोनो, दो कर रहे तो डाई, तीन कर रहे तो ट्राई, चार कर रहे तो टेट्रा। और चार चार अगर शेयरिंग करेंगे तो बहुत बढ़िया बनेगा। तो यहाँ पर भी स्टेबिलिटी ऑर्डर वही रहेगा, टेट्रा, ट्राई, डाई, मोनो और नॉर्मल। क्लियर हुआ, बस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है और शेयरिंग की वजह से बढ़ रही है, ये हाइपर कंजुगेशन होता है। ठीक है सर, क्लियर हुआ। पहला हो गया सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन। अब तीसरा देखेंगे, तीसरा है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये C डबल बॉन्ड C है आपका, यहाँ पर आपका CH2 है। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कि परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन
परमानेंट शिफ्टिंग, कोई शेयरिंग वेयरिंग नहीं हो रही, परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम CH2 टू एल्कीन और वी कैन से डबल बॉन्ड। हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो बेचारा पास में CH2 था वो CH2 से परमानेंट इलेक्ट्रॉन इधर आ जा रहे। अब ऐसा क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि यहाँ पर ये है एल्कीन, ये क्या है डबल बॉन्ड वाला एल्कीन, और एल्कीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, और ये बेचारा सिंगल बॉन्ड वाला क्या है एल्केन, क्या है ये एल्केन, और एल्केन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है, क्या होती है कम होती है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए डबल बॉन्ड इधर की तरफ है, डबल बॉन्ड इधर की तरफ है, और डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो डबल बॉन्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा, और बेचारा सिंगल बॉन्ड जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है तो वो इलेक्ट्रॉन को दे देगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगा। तो इसीलिए हमने बोला है परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो डबल बॉन्ड क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। इसीलिए बोला गया है परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और यहां पर भी वही कंसेप्ट है कि अगर 4 है तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर 3, फिर 2, फिर 1। क्लियर? तो चाहे सब्स्टिट्यूशन हो, एल्काइल ग्रुप हो, हाइपर कंजुगेशन हो, इंडक्टिव इफेक्ट हो, तीनों में कॉन्सेप्ट अलग है पर फाइनल रिजल्ट एक ही है कि टेट्रा होगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ट्राई, फिर डाई, फिर मोनो, फिर नॉर्मल। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक ऐसा फैक्टर जो कि आपकी एल्कीन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। अब यहां पर जैसे मान लीजिए एल्कीन है, इस एल्कीन के साथ CH3 अटैच है और यहां पर भी CH3 अटैच है। फिर इसी एल्कीन को मैं इस तरह से लिखूंगा जहां पर यहां पर CH3 अटैच है और यहां पर CH3 अटैच है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, ये दो तरह की फॉर्म हो गई। ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो तरह से होते हैं, एक होता है सिस फॉर्म, एक होता है ट्रांसफॉर्म। देखो, अगर CH3 के मॉलिक्यूल साथ साथ हैं, एक ही तरफ है, ये CH3 के मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में एक ही साथ है, साथ साथ है, तो यहां पर इस अरेंजमेंट को कहते हैं सिस फॉर्म। क्या कहते हैं? सिस। एक सेकेंड, इसको यहां से हटा ही देते, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ये साथ साथ है ना, तो इसको क्या कहेंगे? सिस फॉर्म कहेंगे, सिस। और दूसरा अरेंजमेंट पता है क्या होता है? C डबल बॉन्ड C, और एक CH3 इधर की तरफ है तो दूसरा CH3 इधर की तरफ है, दूर दूर है। क्या है? दूर दूर। तो आप खुद बताइए, आप खुद समझदार हैं, अगर CH3 के मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो रिपल्शन ज्यादा होगा, ऑब्वियसली CH3 से बल्कि ग्रुप, रिपल्शन ज्यादा होगा। और अगर इनका रिपल्शन ज्यादा होगा तो इनकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो सिस फॉर्म की स्टेबिलिटी कम होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर रिपल्शन ज्यादा होता है। और वहीं अगर आप देखोगे ट्रांसफॉर्म, तो ट्रांसफॉर्म में क्या होता है? एक मॉलिक्यूल इधर, दूसरा मॉलिक्यूल इधर। जब इतनी दूर दूर मॉलिक्यूल हैं तो फिर कहां से रिपल्शन होगा? और अगर रिपल्शन होगा ही नहीं, रिपल्शन अगर कम होगा तो स्टेबिलिटी कैसी होगी भाइयों? ज्यादा होगी। क्लियर? तो ये वो 4 फैक्टर हैं जिसकी वजह से एल्कीन की स्टेबिलिटी अफेक्ट होती है। कौन कौन से पढ़े हमने? हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मतलब कि एल्काइल ग्रुप, फिर हमने पढ़ा हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर हमने पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट जहां पर तीनों में हमने देखा कि टेट्रा सब्स्टिट्यूएंट, फिर ट्राई, फिर डाई, फिर मोनो, फिर नॉर्मल इथीन। फिर लास्ट में हमने देखा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो कि 2 फॉर्म में होता है, सिस फॉर्म, ट्रांसफॉर्म। सिस मतलब सेम साइड पे, ट्रांस मतलब अपोजिट साइड पे। और अगर सेम साइड पे होगा तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, और रिपल्शन होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ये सारी थ्योरी आपको यहाँ पर लिखी हुई है। नाउ नेक्स्ट हम चलने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्कीन। यह सिर्फ एक डेमो था जिसके माध्यम से मैं अपना एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखना चाहता था। अगर आपको पूरा लेक्चर देखना है, अगर आपको पूरी यूनिट पढ़नी है, अगर आपको सारे लेक्चर, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो जाइए प्ले स्टोर पे डाउनलोड कीजिए डेप्थ बायोलॉजी एप्लीकेशन। डेप्थ बायोलॉजी एप्लीकेशन में रजिस्टर हो जाइए, वहां पर आपको चैट सपोर्ट टीम भी मिलती है। कोई भी डाउट होता है तो 24/7 आपके पास चैट सपोर्ट टीम होती है। एप्लीकेशन पे सारे वीडियो लेक्चर्स हैं सारे सब्जेक्ट के, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री हो, HFP हो, पैथोफिजियोलॉजी हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, सारे सब्जेक्ट के वहाँ पर लेक्चर्स भी अवेलेबल है, नोट्स भी अवेलेबल है। इधर लेक्चर चलेगा, साथ में नोट्स भी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी है, और हर टॉपिक के बाद MCQ प्रैक्टिस भी है। तो GPAT की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, सभी की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट रखिए।
बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए और जरूर डाउनलोड कीजिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। और अगर किसी का आईफोन है तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है। फिर भी कोई दिक्कत आती है लॉगिन में तो इंस्टाग्राम पे डीएम करिए।